टॉपिक कौन सी है? एस्पिरिन। आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? एस्पिरिन। और राजू सेंड कर देगा बेबी जी का, थोड़ा सा ब्रेक छोड़ दीजिए। नहीं सही आ रहा है। क्या टेढ़ा है? सही है। वो चला खाइए पढ़ाई ना दी हम ना। आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होती है? बहुत कॉमन सी दवा है, सबको पता है, ठीक है। एस्पिरिन किसमें यूज होता है? फीवर में यूज होता है, पेन में यूज होता है, इन्फ्लेमेशन में यूज होता है, पिंपल्स में भी यूज होता है एस्पिरिन। हाँ उसमें देखिए एसिटाइल वो पाया जाता है ना, मैं यूज की थी। अच्छा, एसिटाइल क्या पाया जाता है? एसिटाइल इंसिडेंट है। एसिटाइल सैलिसाइलिक है। सैलिसाइलिक एसिड का यूज होता है जो मतलब पोर्स वगैरह है, जैसे आपके फेस पे पोर्स हो रहे हैं, छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, देखते हैं ना किसी के फेस पे छेदा छेदा हो जाता है, तो सैलिसाइलिक एसिड का फेस वॉश लगाने से वो क्लीन होता है, पोर्स ओपन पोर्स क्लोज होता है। और जो आपके मुंह से होते हैं, मतलब कि एक होता है ना, एक ब्लैक हेड होता है, व्हाइट हेड होता है, तो ब्लैक हेड को भी रिमूव आउट करने का काम करता है, व्हाइट हेड को भी रिमूव आउट करता है। देखते नहीं हो किसी के नाक में छोटे 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 ऐसे ब्लैक कलर का हो जाता है, और किसी के एकदम मतलब दिखाई देता, अगर गोरी रहे तो एकदम दिखाई देता काला काला कुछ हुआ है। आप भी तो देखते हैं ना। हाँ। और ये राजू तुमको इशारा कर रही है, नहीं उसका यहाँ पे छाई हुआ है, वो ब्लैक हेड नहीं हुआ है, उसमें से मुहासे जैसा कुछ निकलता है, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह जो भी रहती है। एक व्हाइट हेड होता है, वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो हमको है, वो जितना जहाँ जहाँ पर रहेगा वहाँ पे छेदा छेदा करके ऐसे दिखाएगा। तो जो सैलिसाइलिक एसिड का फेस वॉश होता है, वो मतलब फेस को जो ओपन पोर्स रहते हैं उसको क्लोज करने का लिए काम करता है, लेकिन उसका यूज दिन में एक बार किया जाता है, हमेशा ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल फेस की तरह फेस वॉश की तरह दिन में 4 से 5 बार यूज करें, नहीं, उसका सिर्फ 1 या 2 से बार मैक्सिमम है। ज़्यादा डोज से वो आपको डिहाइड्रेशन कॉज कर देता है, मतलब स्किन को पतला कर देता है, डिहाइड्रेशन कर देता है सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। प्रिवेंशन वगैरह से बचा के तो रखता है, हमारी स्किन को थोड़ा सा ग्लोइंग बनाता है, चमकीला बनाता है, देखने में मतलब अट्रैक्टिव बना के रखता है। तो ये होता है सैलिसाइलिक एसिड का फेस वॉश, लेकिन सबके लिए नहीं होता है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है कि बहुत लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है, उन पे सारी चीज़ें नहीं सूट करती है। तो किसी की ड्राई स्किन है, किसी की ऑयली स्किन है, किसी की मतलब नेचुरली स्किन होती है ना, तो ऑयल ज़्यादा ऑयल है ना तो ज़्यादा ड्राई है, तो स्किन के अकॉर्डिंग ही क्या होती है फेस वॉश वगैरह का वो किया जाता है, डिसीजन दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी फेस वॉश हो बस ले लो रगड़ते रहो, इसीलिए सबका फेस और ख़राब होता है, क्योंकि मेडिसिन है, कौन कहाँ कैसे रिएक्ट करते कुछ नहीं पता है। तो चलो, हमारी कौन सी है? एस्पिरिन। एस्पिरिन का नाम आप लोगों ने हमेशा सुने होंगे, कोई भी दुख पड़ रहा है, अरे यार दर्द है, एस्पिरिन खा लो ना, इन्फ्लेमेशन हो, अरे एस्पिरिन खाओ ना, कोई भी दिक्कत होती है एस्पिरिन, बुखार हो रहा है एस्पिरिन, हर एक चीज में क्या होती है? एस्पिरिन। तो एस्पिरिन बहुत मानी जानी दवा है, इसका यूज आज से नहीं बहुत दिनों से हो रहा है, बहुत ही पुरानी दवा है, ठीक है। एनाल्जेसिक में सबसे पुरानी दवा हमारी कौन सी है? एस्पिरिन हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं एस्पिरिन क्या है। एस्पिरिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज फॉर द पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। जो एस्पिरिन होती है ये हमारी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ड्रग है, कौन सी है? ये हमारी एक टाइप की क्या है, बहुत ही पुरानी ड्रग है, जिसका यूज मोस्टली होता है किसमें? पेन में होता है, फीवर में होता है और इन्फ्लेमेशन में होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? पेन में, फीवर में, इन्फ्लेमेशन में। अगर आपके बॉडी में पेन है, फीवर है, इन्फ्लेमेशन है, तो वहां पे यूज किसका होता है? एस्पिरिन का होता है, ठीक है। बात समझ में आया? लेकिन इसके अलावा एंड प्रिवेंशन ऑफ द कार्डियोवास्कुलर इवेंट, इसके अलावा ये क्या करती है? हमारे कार्डियक हार्ट डिजीज में भी इसका यूज होता है, ठीक है। इसका यूज किसमें किसमें होता है? हार्ट डिजीज में भी होता है। इतना ही नहीं, ये हमारे प्लेटलेट मतलब ब्लड क्लॉटिंग में भी थोड़ी बहुत यूज की जाती है, ठीक है। जैसे किसी का ब्लड क्लॉट हो जा रहा है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए मतलब खून को क्या करती है, अगर किसी का ब्लड क्या हो रहा है, क्लॉट हो जा रहा है, मतलब जम जा रहा है, तो उसमें एस्पिरिन का यूज होता है।
जैसे स्किन पे नहीं देखते हैं पीले पीले रेड रेड कलर के ब्लड जम जाता है, ब्लड जम जाता है, ऐसे दिखता है। तो वो जो होता है ना, बहुत लोगों को देखिए आम प्रॉब्लम, आम बात है। जैसे कि अभी आपको चोट लगी तो वहां पे आप क्या करते हैं, देखते हैं वहां पे एकदम रेड हो जाता है, वहां की ब्लड क्या होती है, क्लॉट हो जाती है, काले कलर के दिखते हैं, तो वहां पे ब्लड जम जाते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, एस्पिरिन का यूज हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब ब्लड क्लॉट में भी यूज होते हैं, और हमारे कुछ हद तक मतलब कि लो डोजेज में किसमें यूज किए जाते हैं, हमारे कार्डियक डिजीज में। किसमें यूज किए जाते हैं? कार्डियक डिजीज, हार्ट की बीमारी में भी थोड़ा बहुत इसका यूज होता है। हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले ये ओरिजिनेट हुआ था कहाँ से? सैलिसिलिक कंपाउंड से। कहाँ से डिराइव हुआ था? सैलिसिन कंपाउंड। ठीक है, सैलिसिन से डिराइव हुआ था। कहाँ से डिराइव हुआ था? सैलिसिन से डिराइव हुआ था। ये जो कंपाउंड देखिए, कंपाउंड इन विवो डार्क यूज, ये कहाँ से मिला गया था? ये जो कंपाउंड था ये कहाँ से दिया गया था? विवो डार्क से। विवो डार्क एक टाइप का क्या है, हमारा प्लांट है। डार्क मतलब क्या होता है? टहनी। टहनी, डार्क मतलब क्या होता है? टहनी होती है। जो हमारे पेड़ की जो टहनियां होती है उसको किस नाम से जानते हैं? डार्क नाम से जानते हैं। मतलब ये जो हमारा विवो जो है, ये हमारा एक प्लांट का नाम है। उसी की टहनियों से हमारा सबसे पहले क्या बनाया गया था? सैलिन बनाया गया था। ठीक है, क्या बनाया गया था? सैलिन। इस सैलिन का यूज सबसे पहले मतलब कि सबसे पुराने जमाने में एक्सीडेंट में, मतलब एशियन टेंशन मतलब बहुत ही प्राचीन काल में इस सैलिन का यूज होता था। किसके लिए यूज करते थे? ये पेन और फीवर के लिए यूज करते थे। किसके लिए यूज करते थे? पेन और फीवर के लिए। मतलब ये जो सैलिन है ये कहाँ से ऑब्टेन हो रहा था? सबसे पहले कहाँ से ऑब्टेन हो रहा था? विनो डार्क से ऑब्टेन हो रहा था। विनो डार्क एक टाइप की प्लांट है। सॉरी, हाँ, बार्क है। बार्क, बार्क मतलब क्या होता है? टहनी होती है। ठीक है, तो ये विनो बार्क से यूज होता था। जो हमारा विनो क्या है? विनो एक प्लांट का नाम है। जैसे गुलाब का फूल हो गया, ठीक है, गुलाब का पेड़ हो गया, ठीक है, अड़हुल का पेड़ हो गया, तो उसकी जो टहनियां होती है उससे सबसे पहले क्या निकाला गया था? सैलिन निकाला गया था। देखो, पहले के जमाने में हमारी जो साइंटिस्ट थी वो इतनी डेवलप नहीं थी। ठीक है, ये तो जनरेशन के हिसाब से लोग अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छे अच्छे माइंडेड लोग आए, डेवलप हुए। ठीक है, तो वो क्या किए कि जो दवा नेचुरली थी उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके, केमिकल वगैरह से मॉडिफाइड करके उस दवा के एक्शन को और बढ़ा देते। तो पहले क्या था कि जब अभी यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि मैम जब ये हमारा पहले के जमाने में सैलिन यूज होता था तो इसका यूज मतलब इसको क्यों बाद में एस्पिरिन में कन्वर्ट किया गया? हुआ है ना। तो ये जो सैलिन था पहले के जमाने में यूज होता था, जब किसी को पेन होता था, फीवर होता था तो यूज होता था। लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है? ये मतलब ना बहुत तरह के साइड इफेक्ट शो करता था। आपके पेन से, फीवर से रिलीज कर रहा था, लेकिन आपके हाइपरटेंशन को बढ़ा दे रहा था। ठीक है, ब्लीडिंग बहुत तेज होती थी इससे। मतलब अगर कहीं पर कट पिट लग जाता था वहां पे ब्लीडिंग बड़ी तेज होती थी। ठीक है, मतलब कि ये आपके वोमिटिंग में आता था। ठीक है, आपके डाइजेस्टिव जो ट्रैक होती है उसमें आपके जो स्टमक होते हैं उसमें इरिटेशन करने लगता था। मतलब इस मेडिसिन को खाने की वजह से जी मचलाना, वोमिटिंग आना वगैरह वगैरह बहुत सिम्टम होता था। तो इसका ना साइड इफेक्ट ज्यादा था। क्या था? साइड इफेक्ट ज्यादा था। तो जो ये सैलिन थी, सैलिन का साइड इफेक्ट उस समय बहुत ज्यादा हुआ था। फिर हमारे आए कौन सा? फेलिक्स हॉफमैन। कौन आए थे? फेलिक्स हॉफमैन। ये जो फेलिक्स हॉफमैन थे ये हम क्या थे? एक टाइप के केमिस्ट थे। क्या थे? केमिस्ट थे। मतलब कि ये हमारे केमिकल कंपाउंड से केमिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले खोज की थी किसकी? एस्पिरिन की। मतलब कि वो इसी दवा से क्या बनाए थे? एस्पिरिन बनाए थे। ठीक है, उसमें सैलिसिन जो कंपाउंड था उसी का कुछ मॉडिफाई करके क्या बना दिए? उसको एस्पिरिन बना दिए। और आज वही एस्पिरिन जो है हमारे इंडिया में यूज होती है। ठीक है, ये जो एस्पिरिन है ये कहाँ से सिंथेसाइज हुआ था? ये सैलिसाइलेटिक एसिड से सिंथेसाइज हुआ था। कहाँ से? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड से। किससे? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड से। इन्होंने जो हमारे फेलिक्स हॉफमैन थे उन्होंने सबसे पहले किसकी सिंथेसिस की थी? एस्पिरिन की सिंथेसिस की थी। इससे नहीं की थी, सैलिनिन से नहीं की थी। सैलिनिन जो था हमारा एक नेचुरल कंपोनेंट था। उस समय इंसान को, पहले के जमाने में प्राचीन काल में इंसान को खिलाया जाता था। अगर उनको पेन और फीवर हो रहा था तो उनको आराम हो जाता था। लेकिन उससे पेन और फीवर को तो कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन बहुत तरीके से क्या होती थी? प्रॉब्लम दिखती थी। ठीक है, तो ये जो दवा थी ये पेन और फीवर को रिड्यूस तो कर रही थी, लेकिन इसके साथ बहुत साइड इफेक्ट होते थे। ठीक है, तो उसी को मॉडिफाई किया गया था किसके साथ? एसिटाइल
एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड के साथ मॉडिफाई करके जो हमारे ये कौन थे, जो हमारे फेलिक्स हॉफमैन जी थे, उन्होंने सबसे पहले 1897 में बनाया था एस्पिरिन। किसकी सिंथेसिस की थी? एस्पिरिन की। कब की थी? 1897 में की थी। किसने किया था? फेलिक्स हॉफमैन जी ने किए थे। ठीक है, कौन किए थे? फेलिक्स हॉफमैन जी ने किए थे। किसके द्वारा किए थे? ये बेयर सिंथेसाइज किए थे। किसमें क्या किए थे? बेयर सिंथेसाइज। बेयर सिंथेसाइज मतलब अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये बेयर सिंथेसाइज किए थे। हालांकि इसको बताने का कोई ज्यादा मतलब भी नहीं है, तो इतना समझिए किसके थ्रू किए थे? बेयर सिंथेसाइज के थ्रू किए थे। ठीक है, बेयर लेमस लाए को बेटर होता है, वहां पे मत जाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं? सिंथेसाइज 1950 में किए थे इन स्टेबलनेस इरिटेशन। ये जो दवा थी ये थोड़ी सी क्या थी? स्टेबल थी, और इससे जो इरिटेशन वगैरह होता था वो कम था। ठीक है, इसलिए हमारे कौन से सैलिसिन की जगह हमारी एस्पिरिन आई। इसकी खोज कब हुई? क्योंकि ये जो मेरा सैलिसिन था ये इसका तो पेन और फीवर को तो रिड्यूस कर रहा था, लेकिन इससे क्या हो रहा था? बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिले थे। ठीक है, तब हमारे आए थे कौन से? फेलिक्स हॉफमैन ने। उन्होंने देखा कि इस दवा से बहुत सारे लोगों की साइड इफेक्ट हो रही है, मतलब पेन और फीवर को तो रिड्यूस कर रहा था, लेकिन कोई वोमिटिंग से परेशान हो जा रहा है, कोई हाइपरटेंशन से परेशान हो जा रहा है, किसी को ब्लीडिंग बड़ी तेज हो रही है। ठीक है, तो अदर मतलब अलग अलग तरह के नेफ्रोटिस हो जा रही है, और इनको क्या हो जा रहा था? मतलब कि नेफ्रोटिस के बाद हमारी हेपेटिस हो जा रही है, लीवर खराब हो जा रहा है, नेफ्रॉन हमारे खराब हो जा रहे थे। किडनी तो फिल्टर करेगी कौन? करेगा? किडनी करेगा। तो मतलब जिस ऑर्गन में जाता था वहां के ऑर्गन को डैमेज कर देता था। ठीक है, पेन और फीवर को खत्म करता था, लेकिन उस ऑर्गन को डैमेज कर देता था। तो इनसे ये नहीं देखा गया, तो इन्होंने एक एस्पिरिन की खोज की थी। कब किया था? 1897 में किया था। किसके थ्रू किया था? एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड के थ्रू किए थे। ठीक है, और ये जो मेडिसिन थी, मतलब कि जो मेरी एस्पिरिन थी, ये हमारी स्टेबल थी, और इससे ज्यादा कुछ साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है, बात समझ में आया? इसका कॉमन यूज होता है बेयर इंट्रोड्यूस एस्पिरिन इन द 1899 में। ये वाली कब थी? 1897 में पड़ी थी। कॉमर्शियल यूज इसका कब से होने लगा? 1899 में। कॉमर्शियल यूज मतलब पहले तो 1897 में बनी, अप्रूवल वगैरह मिलते मिलते इसको 1899 लग गया, मतलब 1899 में ये हमारी बनी थी। ठीक है, मतलब पूरी कॉमर्शियल तरीके से यूज होने लगी थी, मतलब कि हर लोग यूज करने लगे थे इसका, मतलब जो भी लैब टेस्टिंग वगैरह था सब कुछ हो गया था, अप्रूवल मिल गया था इसको। ठीक है, 2 साल लगा था इस मेडिसिन को आने में। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो एस्पिरिन जो होती है इरिवर्सिबल इनहिबिटर होती है कॉक्स। ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेट एंजाइम का। किसका? इरिवर्सिबल होती है साइक्लोऑक्सीजिनेट एंजाइम। अब साइक्लोऑक्सीजिनेट एंजाइम को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2। ठीक है, साइक्लोऑक्सीजिनेट एंजाइम मतलब इसको बोले तो कॉक्स 1 भी होती है, कॉक्स 2 भी होती है। ठीक है, ये क्या करती है? ये इसी को इरिवर्सिबली बाइंड करती है। क्या बाइंड करती है? इरिवर्सिबली, मतलब कि ये बाइंड करके फिर छोड़ भी देती है। ऐसा नहीं कि परमानेंट रिवर्सिबल बाइंड नहीं होती है, इरिवर्सिबल बाइंड होती है। ठीक है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ा दिए एंटासिड वगैरह में जो पढ़ाए थे आपको। ये जो एंजाइम होती है, जो कॉक्स 1 कॉक्स 2 जो एंजाइम होती है ना, ये क्या करती है? ये प्रोस्टाग्लैंड की सिंथेसिस कराती है। किसकी सिंथेसिस कराती है? प्रोस्टाग्लैंड की सिंथेसिस कराती है। ये रिलीज होती है, ठीक है, हाइपोथैलेमस सेंटर से। ठीक है, ये रिलीज होती है, फिर हाइपोथैलेमस को जाके एक्टिव कर देती है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कराने लगता है। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होती है ना, ये एक टाइप का क्या है? हार्मोन्स होता है। यही जो हार्मोन्स होता है, यही आपके बॉडी पे पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन करवाता है। क्या करवाता है? पेन को करवाता है, फीवर को करवाता है, इन्फ्लेमेशन, मतलब कि ये पेन हो रहा है, फीवर हो रहा है, इसके मैसेजेस को ब्रेन तक आदान प्रदान करने का काम करता है। तो जो मेरी एस्पिरिन होती है वो इसी कॉक्स 1 एंड कॉक्स 2 एंजाइम को क्या करती है? ब्लॉक कर देती है। इसी पे बाइंड करके उसके सिक्रीशन को ब्लॉक कर देगी। जब इसका सिक्रीशन ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे हाइपोथैलेमस को मैसेज नहीं जाएगा, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? अपने अंदर से प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन नहीं करेगा। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं निकलेगा तो पेन और फीवर का मैसेजेस आपके ब्रेन तक नहीं जाएगा। जब ब्रेन तक नहीं जाएगा तो वो एक बार खत्म हो जाएगा। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अपना एक्शन जो एस्पिरिन होती है वो अपना एक्शन कैसे देती है?
COX-1 एंड COX-2 एंजाइम को ब्लॉक करके देती है। COX-1 और COX-2 एंजाइम जो होती है वो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और यही वो प्रोस्टाग्लैंडिन है जो हमारे बॉडी में पेन और फीवर को करवाता है। इसीलिए जो एस्पायरिन होती है वो सीधा कहाँ पे बाइंड करती है, COX एंड COX-2 एंजाइम पे ब्लॉक करती है। जब वो उसका इनहिबिटर बंद हो जाएगा, मतलब वो निकलेगी ही नहीं, तो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को कहाँ से करवाएगी। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं निकलेगा तो आपको बॉडी में पेन और फीवर का पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर इसके बाद फार्माकोकाइनेटिक की बात करें तो इसका फार्माकोकाइनेटिक में देखें तो जो इसका एब्जॉर्प्शन होता है ये रैपिड कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, हमारे स्टमक में एंड अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये रैपिडली कहाँ पे, रैपिडली देखा जाए तो कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, हमारे स्टमक में। स्टमक के लेयर में क्या होता है, रैपिडली एब्जॉर्ब होने लगता है, और हमारे अपर स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो हमारी छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके ऊपरे वाले भाग में क्या होता है, एब्जॉर्ब होने लगता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं भाई, 3 पार्ट होते हैं। ऊपरे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, डुओडेनम कि बीच वाले में, अपर वाले को क्या बोलते हैं, देखकर बता। इलियम नीचे वाला है, ठीक है, जूजिनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डुओडेनम, जूजिनम, इलियम। डुओडेनम ऊपर वाला है, जूजिनम नीचे वाला है, और ये बीच वाला है जूजिनम, नीचे वाला है इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के डुओडेनम वाले पार्ट में क्या होता है, ये आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है रैपिडली। ठीक है, वन सेट ऑफ एक्शन की बात करें तो ये 30 से 60 मिनट में ओरली, अगर आप इसको ओरल खाएंगे, जैसे ओरली अपने माउथ से दे रहे हैं, तो ये 3 से 60 मिनट में क्या करेगा, 30 से 60 मिनट में मतलब आधा से 1 घंटा में अपना एक्शन शो करने लगेगा। ठीक है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये डिस्ट्रीब्यूट होता है किससे, प्लेसेंटा से, एक क्रॉस प्लेसेंटा। ये क्या होता है जी, जिसमें बच्चा पलता है। ठीक है, जिसमें बच्चा पलता है वो क्या बोल रहा है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस प्लेसेंटा, मतलब कि एक प्लेसेंटा को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट किससे होता है, ब्लड से होता है। लेकिन ये जो जहाँ पे बच्चा पलता है, जहाँ पे बच्चा पलता है वो किसमें रहता है, उसके लेयर को क्या करते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये जो हमारी जो एस्पिरिन होती है ये आसानी से प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाएगी, आसानी से क्या होगा, प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाएगी। ये हमारे ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन इसके अलावा ये आसानी से हमारे प्लेसेंटा लेयर को भी क्रॉस कर जाएगी, जिससे अगर प्रेगनेंसी लेडीज में खतरा भी हो सकता है इस मेडिसिन से। ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग की बात करें तो एक अपने प्रोटीन से कितना परसेंटेज बाइंड होता है, 9 से 80% तक बाइंड होता है। सारी जो मेडिसिन होती है वो अपने प्रोटीन से बाइंड होती है। जो हम बोले थे ना रिसेप्टर वगैरह, तो क्या होती है, एक टाइप की हमारी प्रोटीन सी होती है, उसी से 80 से 90% तक बाइंड होती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये लीवर में हमारा मेटाबोलाइज होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, मतलब कि हमारा वाटर में हाइड्रोलाइज होता है। ठीक है, फिर एक क्या है, टू द सैलिसिलिक, मतलब वही जो सैलिसिलिक होती है वो हाइड्रोलाइसिस होती है हमारे लीवर में। ठीक है, एक्सक्रीशन की बात करें तो ये हमारे यूरिन के थ्रू मोस्टली क्या होती है, हमारे बॉडी से निकलती है। ठीक है, किससे निकलती है, यूरिन के थ्रू निकलती है। थेराप्यूटिक यूज की बात करें तो ये हमारी एनाल्जेसिक में, मतलब कि पेन में यूज होता है इसका, एंटीपायरेटिक बुखार में इसका यूज होता है, इन्फ्लामेशन में यूज होता है। और इन्फ्लामेशन नहीं दिखे लेकिन यहाँ पे लिख दीजिएगा, इन्फ्लामेशन में यूज होता है। कार्डियोवास्कुलर में यूज होता है, कार्डियोवास्कुलर प्रोडक्शन, मतलब कि लो डोज में क्या होती है, एस्पिरिन को दी जाती है। तो अगर आपको मतलब कि थोड़ा बहुत हार्ट अटैक बीपी ऊपी की प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा लो डोज में दी जाती है, तो आपका सही कर देता है। इसके अलावा एक ये हमारी प्लेटलेट इफेक्ट को भी शो करती है। किसका शो, प्लेटलेट का क्या होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग करवाता है। जब आपका ब्लड क्लॉट होने लगता है, मतलब क्लॉट होने लगता है, तब मतलब कि ब्लड को क्लॉट करने में मदद करती है। ब्लड को क्या करती है, क्लॉट करने में मदद करती है। जमने में मतलब कि जो ब्लड जम जाता है उसको क्या करती है, मतलब कि क्लॉटिंग करवाने का, बहाने का वो बनाती है। लेकिन इसके अलावा ये अगर मतलब ज़्यादा डोज में, मतलब कि इतना अभी आप समझिए, ये हमारे
किसमें इफेक्ट करती है? हमारे प्लेटलेट इफेक्ट में भी काम करती है। प्लेटलेट का काम क्या होता है? हमारे ब्लड को क्लॉट करना, ठीक है। इसके बाद साइड इफेक्ट की बात करें तो अभी इसमें इसकी टॉपिक समझ में आएगी। साइड इफेक्ट की बात करें तो नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल किसे कहते हैं जी? जो हमारा पेट होता है, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसमें क्या होता है? पेन होने लगता है। इसके बाद नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा। एब्डोमिनल क्या हुआ? पेट, हाँ। इसके बाद ब्लीडिंग टेंडेंसी, अगर आपको क्या हुआ, एस्पिरिन का ज्यादा डोज हो गया तो आपके बॉडी से भी क्या होगी? ब्लीडिंग वगैरह भी निकलने लगेगी। मतलब कभी चोट लगी ना तो वहां से हमारे ब्लड क्लॉटिंग होंगे ही नहीं, तो वहां पे हमारा ब्लड क्लॉट ही नहीं करेगा, ब्लड निकलते मतलब बहुत ज्यादा ब्लड बहने लगेगा, ठीक है। सीरियस साइड इफेक्ट की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर होता है, ठीक है। जीआई ब्लीडिंग होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होने लगता है, जीआईटी ब्लीडिंग होता है, ठीक है। मतलब आपके पेट में ब्लड वगैरह का सिक्रीशन होने लगता है या फिर वहां से ब्लड निकलने लगते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है? हेमरेज, ठीक है। रियल केस में क्या होता है? हेमरेज हो जाता है। क्या होता है? हेमरेज हो जाता है। ये क्या बोल रहा है? प्लेट, यहाँ पे हम गलत बता दिए हैं आपको। ये क्या होता है? एक प्लेटलेट इफेक्ट। प्लेटलेट इफेक्ट क्या होता है? ब्लड को क्लॉट बनाने में मदद करता है, ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करता है, मतलब कि ब्लड को जमने में मदद करता है। जैसे कि अगर आपको ब्लड चोट लग गई तो वहां से ब्लड का सिक्रीशन ज्यादा होने लगता है ना, तो उस समय आप एस्पिरिन को दे देते हैं तो ये ब्लड क्लॉटिंग करने में भी मदद करती है, मतलब ब्लड को क्लॉट बनाती है। फिर वहां से क्या होता है? ब्लड हमारा नहीं बहता है। लेकिन अगर इसका हायर डोज हो जाता है तो ये हेमरेज भी कॉज कर देती है। क्या कॉज कर देती है? हेमरेज में क्या होता है? ब्लड हमारे ब्रेन में आने लगते हैं, कान से निकलने लगते हैं, जिससे इंसान की मौत भी हो जाती है, ठीक है। कब होता है भाई? जब हमारी हमारी ब्रेन की जो नस होती है वो जब क्या होती है? ब्लॉक हो जाती है, मतलब यहाँ पे हमारे ब्लड क्लॉट कर गए। अब ये ब्लड हमारा निकलेंगे ही नहीं। जब नहीं निकलेंगे तो ये हमारी जो नस होती है वो फटेगी। जब फट जाएगी तो उसी को क्या बोलते हैं? हेमरेज बोलते हैं। तो ये हेमरेज बहुत टाइप के होते हैं, मतलब ब्रेन हेमरेज ब्रेन में हुआ तो उसको किस नाम से जानते हैं? ब्रेन हेमरेज। तो ये बहुत सीरियस कंडीशन में होता है, मतलब सीरियस कंडीशन की बात करें तो, और ये रेयर होता है। जब आप हायर डोज दे देते हैं किसी पेशेंट को ज्यादा, तब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हाइपरटेंसिव रिएक्टिव हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होता है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब कोई होता है जो WBC होती है हमारे बॉडी में, क्या होता है? ये ज्यादा हमारे WBC जो हमारी इम्यून सेल होती है उसको आवश्यकता से अधिक एक्टिव कर देता है। आवश्यकता से अधिक क्या करता है? एक्टिव कर देता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वो होती है कि देखो, जब हमारे बॉडी को इन्फ्लेमेशन वगैरह, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से कौन बचाता है? हमारा इम्यून सेल बचाता है। इम्यून सेल ही बचाता है ना। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अगर हमारे बॉडी में एंटर कर जाती है तो उसको खत्म करने का काम कौन करता है? हमारा WBC करता है, ठीक है। कौन करता है? WBC। तो WBC को ही किस नाम से जानते हैं? इम्यून सेल के नाम से जानते हैं। वही हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब आप हायर क्वांटिटी में दे देंगे ना, ये जाके आपके WBC को ज्यादा एक्टिव कर देता है, इम्यून सेल को ज्यादा एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से इम्यून सेल अपने ही सेल्स को खत्म करने लगेगी, अपने ही सेल्स को क्या करेगी? मारने लगेगी। तो उस समय आपको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगी, मतलब रेडनेस हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। बॉडी में ऐसे लाल लाल चकत्ते पड़ जाएंगे, ठीक है। आपको बुखार आने लगेगा, वीकनेस होने लगेगी, कुछ खाने का मन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अपने ही सेल्स को क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है, अपने ही सेल्स को खा रहा है, अपने ही सेल्स को मार रहा है, ठीक है। तो आपके बॉडी में वीकनेस वगैरह भी होगा। अगर एक कंडीशन ज्यादा बनी रही तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम भी हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आया? अब देखो, एक है हिपैटोटॉक्सिसिटी, मतलब हायर डोज से आपके हिपैटोटॉक्सिसिटी, हिपैटो मतलब क्या होता है? जो आपके लीवर होते हैं उसमें टॉक्सिक, मतलब उसको खराब कर सकता है, ठीक है। हायर डोज में देंगे तो उसमें टॉक्सिसिटी कॉज हो जाती है, मतलब नुकसान हो जाता है, आपके लीवर को भी खराब कर देता है। और आपका क्या है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी, आपके जो नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड का फिल्ट्रेशन करने का काम करते हैं, वो भी क्या होते हैं? हमारे डैमेज हो जाते हैं। कब? ये प्रॉब्लम आपको रियल केस में देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी? जब आप हायर डोज में देंगे तब, ठीक है। जब आप हायर डोज में देंगे तब आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एस्पिरिन कंप्लीट होगा। किसी को कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत? एस्पिरिन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है? पेन में, फीवर में,
इन्फ्लेमेशन में। और इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? ब्लड क्लॉटिंग में होता है। जब अगर किसी को चोट लग जाए, बहुत रियर केस में होती है, हायर डोज में दिया जाता है। जब आपको अगर चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद क्या होता है, आपकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है। बहुत लोगों को आप देखे हैं, ठीक है, बहुत लोगों को आप देखते हैं चोट लग जाती है तो ब्लीडिंग नहीं रुकती है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट ही नहीं कर पा रहा है। तो कौन सी दवा देते हैं? एस्पिरिन देते हैं। वो ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा किसमें यूज होता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, हार्ट मतलब कि हार्ट की बीमारी में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में 2 डोज में, हार्ट की बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए किसमें? 2 डोज में इसका यूज किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? आ गया ना? ठीक है, साइड इफेक्ट की बात करें तो सब आपके सामने है। यूजेस देखिए, यूजेस याद होना चाहिए और इसका ए याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? ये हमारे ओरली दिया जाए तो ये 30 से आज 1 घंटे में अपना एक्शन शो कर देती है। एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। सॉरी, एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है? स्टमक में और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट में, मतलब ड्यूडेनम के पार्ट में ये रैपिड एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे लीवर में मेटाबोलाइज होती है और यूरिन के थ्रू क्या होती है? स्क्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और किसी को कुछ समझ में आया? ये अपना एक्शन कैसे देती है? कॉक्स 1 कॉक्स 2 एंजाइम के एक्शन को ब्लॉक करके देती है, मतलब उसके एक्शन को बंद करके देती है। ठीक है, बात समझ में आई? सबसे पहले इसकी जगह पे सबसे पहले कौन सी दवा यूज हो रही थी? हमारी सैलिसिन। कौन सी दवा यूज हो रही थी? सैलिसिन दवा यूज हो रही थी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा था। फिर हमारे आए कौन से? फेलिक्स हॉफमैन आए। उन्होंने सबसे, वो केमिस्ट थे, एक टाइप के क्या थे? केमिस्ट थे। कब खोज की थी? 1897 में उन्होंने सैलिसिलिक कंपाउंड से एस्पिरिन को बनाया था। ठीक है, बात समझ में आई? एस्पिरिन की खोज किसने किया था? फेलिक्स हॉफमैन। फेलिक्स याद करो, हाफमैन है वो। हाफमैन, अरे हाफमैन आम बात है, हाफमैन। तो उसके आगे क्या लगा दो? फेलिक्स लगा दो। ठीक है, फेलिक्स हाफमैन। फेलिक्स को किससे याद करोगे? फिंगर से। ठीक है, फेलिक्स हॉफमैन। बस बात समझ में आया? कब किए थे भाई? 1897 में किए थे। किस पर्पस के लिए किए थे? क्योंकि उनको क्या करना था, वो बेयर्स सिंथेसिस के थ्रू इसको बनाए थे। तो ये कॉमर्शियल यूज इसका कब हुआ था? 1899 में हुआ था। ठीक है, बनाया कब गया था? 1897 में, लेकिन कॉमर्शियल यूज किसमें हुआ था? 1899 में हुआ था। कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।